Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in first video we have covered the according to INC syllabus review of cardiovascular half portion, and now we are having one portion हमारा उसमें बचा था, तो we are going to start that. And if you have not seen that video, go and approach that video, and let's start with the review of cardiovascular system according to INC syllabus जो हमारा एक पार्ट बच गया था. तो दिस रिव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये सब हमने डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में. टिल here we have discussed. Now we have to in depth I have explained it over there, and now we are in this video we are going to see the regulation of cardiovascular function. So we are going to see first of all neural regulation of the heart. जब न्यूरल रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि सिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है. वेयर एज जो पैरासिम्पैथेटिक जब स्टिमुलेट होता है तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है जब ये लोग रेगुलेट होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एंड काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम गेट एक्टिवेटेड. सो नाउ लेट्स सी बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं फॉर बीपी एंड ब्लड गैस चेंजेस. सो लेट्स सी इन डिटेल. सो न्यूरल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में जो होता है क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं इन द कैरोटिक साइनस एंड एरोटिक आर्क में ये लोग प्रेजेंट होते हैं. ये डिटेक्ट करते हैं अगर बीपी बढ़ती है तो ये स्टिमुलेट करते हैं वेगस नर्व को जिससे हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है. ये हमारा बैरो रिसेप्टर का रिफ्लेक्स हो गया. एंड कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में क्या होता है, कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडी सेंस करती है ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन अगर लो होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन हाई होता है तो इंक्रीज सिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है. तो हमारा सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब हमारा इंक्रीज हो जाती है तो हमारा हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट्स अबाउट कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स. एंड हायर सेंटर जिनमें हाइपोथैलेमस हो गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, इमोशंस, टेम्परेचर, एक्सरसाइज हमारे हार्ट रेट को भी इफेक्ट करते हैं. सो दैट वाज न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडी इन डेप्थ अबाउट PQRS complex. I hope उसमें आपको क्लियर था. तो दिस इज़ द फिगर ऑफ इट. आई टोल्ड यू दैट आई विल शो. सो दिस इज़ PQRST complex. So do visit our previous video for better understanding. Now we proceed to a respiratory physiology. Again I will be telling that physiology क्या होती है. Physiology it's focus on function rather than structure. So let's see structure of respiratory system for understanding only. upper respiratory tract में हमारे nose, pharynx and larynx होते हैं. lower respiratory हमारा respiratory tract को दो में डिवाइड किया गया है, upper and lower. upper mainly includes NPL nose, pharynx and larynx, and lower respiratory tract include trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. रट लो, ये ज़रूर पूछा जाता है, कभी भी कोई तुमसे पूछ सकता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के पार्ट्स. सो अभी मगअप करो दैट आफ्टर सीइंग द वीडियो यू डोंट हैव टू सी अगैन और रिकॉल. सो नोज, pharynx, larynx, upper respiratory tract, and lower respiratory tract we have trachea, bronchi and bronchioles and alveoli. So let me show you diagram. I think I'm having in this PDF. Wait, yeah, this is the diagram. upper respiratory tract and lower respiratory, nose, pharynx, larynx तक हमारा upper है, and then after नीचे जो हमारा धीरे धीरे आ जाता है वो हमारा lower respiratory tract होता है. And you know fun fact, or you will surprised to know this fact. Let me tell you this तो we have discussed. हाँ, तो I was where? आई वॉज ऑन द टॉपिक रिस्पायरेटरी. हाँ, जो हमारे लंग्स होते हैं वो राइट लंग और लेफ़्ट लंग. जो हमारा राइट लंग होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है और जो हमारा लेफ़्ट लंग्स होते हैं वो हमारा 2 लोब्स में डिवाइड होता है. सो राइट जो हमारे लंग्स हैं उसके जो 3 लोब्स हैं वो है सुपीरियर लोब्स, मिडल लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स. सुपीरियर लोब्स अपर लोब हो गया एंड इन्फीरियर लोब लोअर हो गया. ये मेनली कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. एंड ये लोग सेपरेट किससे होते हैं लोब्स, हॉरिजॉन्टल फिजर से और ऑब्लिक फिजर से. जो हमारा हॉरिजॉन्टल फिजर होता है वो बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल लोब के होता है और जो हमारा ऑब्लिक वाला फिजर होता है वो होता है बिटवीन middle and inferior lobes. So this was about right lung. Left lung consists of 2 lobes, that's superior lobe and inferior lobe. This is easy and it's only separated by oblique fissure.
सो दैट्स प्रिटी मच रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमने देखा, जो कि हमें फिजियोलॉजी पे मेन फोकस करना है. सो दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नाउ वी बिगिंस विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. So breathing happens in two main steps, this inhalation and exhalation. So inhalation is also known as breathing in. So mainly खुद feel करो inhalation and exhalation को. When we inhale तो हमारे बॉडी में क्या क्या changes आ रहे हैं, then we will understanding it better. And inhalation and exhalation को ही हम inspiration and expiration कहते हैं. So let's see. देखिए, breathe in and breathe out. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है और डोम शेप मसल बिलो द लंग्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. यू कैन फील व्हेन वी ब्रीथ, देन put your hands on your stomach and then we will see everything is contracted. Where you putting below the lungs you are putting on, तो कॉन्ट्रैक्शन सा फील हो रहा होगा जब आप इनहेल कर रहे होंगे. और मूव्स डाउनवर्ड, एंड जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं बिटवीन द रिब्स, ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं एंड पुल द रिब केज अप एंड आउट. तो और जो हमारी रिब केज होती है वो हमारी ऊपर हो जाती है और थोड़ी बाहर की तरफ निकल जाती है इन इनहेलेशन, ऊपर की तरफ और थोड़ी सी बाहर की तरफ. एंड जो हमारा चेस्ट हो जाता है वो लुक्स बिगर हो जाता है. जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट थोड़ा बिगर लुक करता है. सो ताकि लंग्स जो है उसके पास और स्पेस मतलब प्रोवाइड कर सके. एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम लेस, जिसकी वजह से हमें जो एयर प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर वो कम हो जाता है और आउटसाइड ज़्यादा हो जाता है. तो जो हमारा जो एयर होता है वो रश करता है इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन. सो इट्स वेरी सिंपल. इनहेल, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स. जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव करता है डाउनवर्ड. और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिब केज को पुल अप करती हैं और आउट करती हैं. दिस मेक्स आवर चेस्ट लुक बिगर, और जिससे लंग्स को और स्पेस प्रोवाइड होती है, जिससे एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम लेस एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड मूव इनटू द लंग्स. सो आई थिंक आपको रट गया होगा. वेरी सिंपल, इट्स 4 प्रोसेस. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसके वजह से इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, रिब्स के बीच वाली मसल्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिब केज अप हो जाएगा थोड़ा और आउट हो जाएगा. हेयर अप एंड आउट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अप एंड आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट लुक बिगर होगा और हमारा लंग्स के पास और स्पेस आ जाएगी. जो एयर वो बाहर से हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगा बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर. सो एयर हमारे पुश हो जाती है इनटू द लंग्स. सो इनहेलेशन आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. एंड आप अगर अपनी भाषा में अपने आप को अभी समझाइए, एंड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ब्रीथिंग. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बाय एम्फसाइजिंग फोर्स ऑन इट. So now let's see exhalation or expiration. So breathing out. So first of all, breathe out. So see, everything now is relaxing. When we breathe out, everything is relaxing. So diaphragm, feel अपने hands को रख के देखिए, रिलैक्स कर रहा है, मूव्स अपवर्ड. जो रिब केज होती है वो मूव्स डाउन, हमारी रिब केज मूव डाउन होती है एंड इन as intercostal muscles relax. This makes the chest cavity smaller, air pressure inside the lungs become more than outside, so air is pushed out of the lungs. So mainly ये क्या कह रहे हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और मूव हो जाता है अपवर्ड, रिब केज हमारा डाउन हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है. अब एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम मतलब ज़्यादा हो जाता है आउटसाइड से. सो जो एयर होती है वो ऑब्वियसली बात है लंग से आउट होगी. सो इन शॉर्ट अगर देखें, इनहेलेशन चेस्ट एक्सपैंड्स करता है, एयर कम्स इन. एक्सहेलेशन में चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एयर गोज आउट. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रीदिंग. सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लंग वॉल्यूम्स. टाइडल वॉल्यूम जो कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, ब्रीद इन एंड आउट, दैट्स आवर टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल इन उसका 500 ml होता है, मिलीलीटर्स. एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट्स 3000 ml होता है, जो कि एक्स्ट्रा एयर यू कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. मतलब जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा जो हो गया टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर यू कैन ब्रीथ दैट्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व, एक्स्ट्रा एयर यू कैन ब्रीथ आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. मीन्स नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जब आपने एक्सपायर कर दिया, इंस्पायर वाली पहले वाली जो एयर आपने ली थी, उसके बाद जो आप फिर से जो वो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर जो ब्रीथ इन कर सकते हैं, दैट्स रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन. मतलब जो एयर रहती ही रहती है हमारे
लंग्स में, ताकि हमारा लंग्स कोलैप्स ना करे. दैट्स रेजिडुअल वॉल्यूम. एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन, जो कि हमारी 1200 होती है. सो दैट वाज द लंग वॉल्यूम्स. नाउ सीइंग लंग्स कैपेसिटीज. सो लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमने देखा जो टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, दैट्स 3500 ml. मतलब टाइडल वॉल्यूम तो जो नॉर्मल ब्रीथ थी, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी जो हमने मतलब बाद में जो और ले सकते थे, तो उन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जो हमारी ERV थी, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रिजर्व वॉल्यूम, वो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, जो कि 2300 ml होती है. ओके. एंड वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV जो हमारा था एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारी 4600 ml होती है. टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कितना हमारा लंग ले सकता है, इनहेल कर सकता है, दैट्स टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, दैट्स द लंग कैपेसिटी. सो इन शॉर्ट दीज आर द वैल्यूज़ जो कि आपको रट लेनी है. ये कॉम्पिटिशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी में कभी कभार इसके MCQs फॉर्म में इनको दे दिया जाता है. Now we are done with mechanism of breathing. Now we are seeing gas exchange and transport, जो हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और मेनली इंटरनल रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ में हेल्प करता है. तो हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई. जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वोलाई के बिटवीन में होती है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है. इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई. ओके. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू. इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, और एक्सटर्नल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई होता है. सो दिस इज मतलब वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट एंड यू हैव टू लर्न. एक्सटर्नल एल्वोलाई में होता है, इंटरनल टिश्यू में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, दैट्स अबाउट गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू अ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो मेनली कंट्रोल होती है रिस्पिरेटरी सेंटर में, जो कि लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स में. ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है. तो हमारे जो ब्रीदिंग सेंटर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा में एंड पॉन्स में लोकेटेड होते हैं. तो ब्रीदिंग जब हमारी होती है तो हमारे पास स्पेशल सेंसर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो चेक करते हैं लेवल ऑफ गैसेस इन द ब्लड, मतलब कितने गैसेस हमारे ब्लड में मूव ऑन कर रही हैं. तो जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो कि मेनली होते हैं, वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ब्रेन में लोकेटेड होते हैं. वो सेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और pH का लेवल में, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ तो नहीं रहा है, घट तो नहीं रहा है, pH एसिडिक तो नहीं हो रहा है, बेसिक तो नहीं हो रहा है, ये हमें डिटेक्ट करते हैं. और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडी में लोकेटेड होते हैं, जो कि क्या सेंस करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड pH. एंड देन फिर ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर को वो करते हैं लंग्स को इनएक्टिव, जो कि प्रिवेंट करता है लंग्स फ्रॉम ओवरफिलिंग. स्ट्रेच रिसेप्टर्स, अच्छा स्ट्रेच रिसेप्टर व्हाट दे फंक्शन इज टू कि लंग्स ओवरफिल ना हो जाए. स्ट्रेच रिसेप्टर मेनली मतलब हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो ज़्यादा कम ओवर ना हो जाए, तो इसकी वजह से मतलब ये सारी हमारे वो हैं जो हेल्प करते हैं कि डिटेक्शन में दैट दिस इज़ बीइंग इंक्रीज एंड यू हैव टू लोअर इट. एंड इरिटेंट हो गए जैसे कि रिस्पॉन्ड टू स्मोक एंड डस्ट एंड कॉज कफिंग, दीज ऑल प्रिवेंट, ये लोग हमें प्रिवेंट करते हैं कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, ओवर टॉक्सिसिटी ना हो जाए. देखिए, अगर हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्रीथिंग हमारी फास्ट हो जाती है और डीप हो जाती है, और अगर हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारी ब्रीथिंग हो जाती है फास्ट. एंड क्या बोलते हैं, फास्ट क्यों हो जाती है, टू ब्रिंग इन मोर ऑक्सीजन. और कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, अगर ब्रीथिंग फास्ट और डीपर होगी, जब फास्ट और डीप ब्रीथ करेंगे तभी तो और ले पाएंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर पाएंगे. इफ़ ब्लड बिकम टू एसिडिक, हमारा pH लो हो जाता है और हमारी ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाती है. दैट वाज अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. सो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारी 12 से 20 बीट्स पर मिनट होती है अडल्ट्स में. सो दिस वाज अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अगर हमारे मेनली 5 या 10 मार्क्स में अगर पूछेगा तो यू कैन गो विद दीज नोट्स एंड यू कैन राइट
आई हैव एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका हाफ पार्ट एक्सप्लेन किया है. एंड डेफिनेटली आई एम मेकिंग अ श्योर दैट इफ़ यू विल राइट these are precise notes, you can means directly write, and after understanding only you should make the notes, because that it will be becoming more clear. So this was all about this part, and I hope you understand the review of cardiovascular and respiratory physiology. So in next part I will be moving on factor affecting respiratory function, and meet you soon. Bye bye guys.